हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 86। शक्ति ने मुन्ना को एक बड़े हादसे से बचा लिया और शक्ति की इस बात ने कहीं ना कहीं मुन्ना का दिल भी जीत लिया था। शक्ति ने मुन्ना को सिगरेट ऑफर की तो मुन्ना ने इनकार कर दिया। साथ ही शक्ति को भी ये कहा कि काशी को सिगरेट पसंद नहीं है। मुन्ना की इस बात पर शक्ति मुस्कुरा उठा। उसने सिगरेट का डिब्बा और लाइटर सामने खाई में फेंकते हुए कहा, काशी के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं। हमने तुम्हें ये बात बताई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने तुम्हें काशी के पीछे जाने की परमिशन दी है। मुन्ना ने शक्ति को घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो। शक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जानते हैं। मुन्ना ने कहा, खैर वो कौन हो सकता है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? शक्ति ने सोचते हुए कहा, हम नहीं जानते। बीते कुछ महीनों में बनारस में जो हुआ है उसके बाद न जाने कितने ही लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। मुन्ना ने दार्शनिक अंदाज में कहा तो शक्ति उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मुन्ना के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे, लेकिन ये चिंता खुद के लिए नहीं थी। तुम्हें घर जाना चाहिए और अच्छा होगा जाने से पहले तुम अपना इलाज करवा लो, वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। शक्ति ने उठते हुए कहा, लेकिन मुन्ना नीचे बैठा रहा। वह किसी उलझन में डूबा था। शक्ति ने अपना हाथ मुन्ना की तरफ बढ़ाया और कहा, चले। मुन्ना ने शक्ति को देखा और फिर उसका हाथ थामकर खड़ा हो गया। शक्ति ने देखा जिस बाइक से वो आया था उस बाइक की हालत काफी खराब हो चुकी थी। मुन्ना की जीप के आगे का बम्पर भी टूट चुका था और उसमें ब्रेक भी नहीं थे। शक्ति खड़े होकर बाइक देख रहा था। मुन्ना ने देखा तो उसे आवाज दी, हम किसी मैकेनिक को भेज देंगे, तुम चाहो तो अभी के लिए हमारे साथ चल सकते हो। शक्ति मुन्ना के साथ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। कच्चे रास्ते से निकलकर दोनों सड़क किनारे आए। मुन्ना ने मैकेनिक को फोन कर दिया था। उसे मैकेनिक बाइक लिए सड़क पर मिल गया। मुन्ना ने वहीं पास लगे नल से हाथ मुंह धोया और मैकेनिक से चाबी लेकर वहां से चला गया। शक्ति वापस मैकेनिक के साथ गाड़ी वाली जगह जा पहुंचा। मुन्ना घर जाने से पहले क्लिनिक पहुंचा। उसने ललाट पर लगी चोट पर बैंडेज करवाई, एक टिटनस का इंजेक्शन भी खाया और क्लिनिक से बाहर निकल गया। उसके माथे पर लगी चोट किसी को दिखाई न दे, ये सोचकर उसने अपने बालों से उसको ढक लिया और घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर मुन्ना ने देखा कि उसके सब दोस्त और रिश्तेदार मिलकर होली खेल रहे थे। उसने अपने मन को शांत किया और बाइक एक तरफ खड़ी करके उन सबकी तरफ चला आया। मुन्ना को देखते ही सबने उसे घेर लिया और रंगों से नहला दिया। मुन्ना उन सब से बचकर साइड में आया। देखा लॉन में पड़े झूले पर वंश अकेला बैठा है और उसने अभी तक रंग भी नहीं लगाया। मुन्ना उसकी तरफ चला आया। चलते चलते उसने टेबल पर रखे रंगों की थाली में से मुट्ठी भर रंग उठाया। वंश के बगल में आ बैठा और कहा, सबने हमें रंग लगाया, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो? वंश ने एक नजर मुन्ना को देखा और फिर मुंह घुमा लिया। क्या हुआ, नाराज हो हमसे? मुन्ना ने पूछा। नहीं, वंश ने रूखे स्वर में कहा। तो फिर रंग लगाओ हमें। मुन्ना ने मुट्ठी में भरा रंग वंश के सामने करके कहा। वंश ने उखड़े अंदाज में उसके हाथ से रंग लिया और लगाकर फिर साइड में देखने लगा। मुन्ना समझ गया कि वंश उससे अच्छा खासा नाराज है, इसलिए वह उसके सामने चला आया और कहा, हमसे कोई गलती हुई क्या? तुम्हें अपने अलावा कोई दिखता ही कहाँ है? पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा हूं तू काफी बदल गया है। तेरे पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। और तो और कल तू होलिका दहन में भी नहीं आया। पहली बार मैं कहीं अकेले खड़ा था, लेकिन तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तू रह अपने आप में बिजी। वंश का गुस्सा फूटा और वह उठकर जाने लगा तो मुन्ना ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, माफ कर दो, हम थोड़ा बिजी थे।
तू बदल गया है मुन्ना, कहते हुए वंश ने मुन्ना से अपनी बाह छुड़ाई और वहां से चला गया। जब तुम्हें पता चलेगा कि हम कहाँ बिजी थे, तब तुम्हारा गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। मुन्ना ने जाते हुए वंश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मुन्ना अपने दोस्तों में बिजी हो गया। वंश भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमने लगा। हालांकि वह मुन्ना से नाराज था, लेकिन फिर भी बार बार उसकी नजरें मुन्ना को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी महिंद्रा थार आकर मुरारी के घर में रुकी। उसमें से सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने एक रौबदार आदमी उतरा। उसके साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी थे और साथ ही उनका मैनेजर और 2 लोग और थे। उस आदमी का नाम अजीत कुमार त्रिवेदी था और इंदौर का जाना माना आदमी था, या यूं मान लो कि सारा इंदौर उसके इशारे पर चलता था। पिछले कुछ महीनों से उसकी मुरारी से काफी दोस्ती बढ़ गई थी और इसी दोस्ती को आपस में कायम रखने के लिए मुरारी ने उसे आज के फंक्शन में बुलाया था। मुरारी ने देखा तो मुस्कुराते हुए अपने आदमियों के साथ उनके स्वागत की तैयारी में बढ़ गया। आदमी की पर्सनैलिटी से ही पता चल रहा था कि वो कोई बड़ी हस्ती है, जिसे मुरारी ने आज की होली में इनवाइट किया था। वंश जो उसका ग्लास हाथ में थामे लॉन में घूम रहा था कि मुन्ना उसके सामने आ गया और कहा, अब मान भी जा यार। वंश मुंह बनाकर वहां से चला गया। बेचारा मुन्ना, पहले गौरी उससे नाराज हो गई और अब वंश, और दोनों ही उसके खास थे। वंश को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे और मुन्ना के पास अब यही तरीका था उसे मनाने का। उसने अपने घर के बगल वाले स्टोर पर फोन किया और वंश की पसंद की चॉकलेट्स ऑर्डर कर दिए। कुछ देर बाद वहां म्यूजिक बजने लगा और सभी होली का लुत्फ उठाने लगे। मुन्ना फोन जेब में रखने जा ही रहा था कि उसका फोन बजा। मुन्ना ने देखा गौरी का फोन है, वो भी वीडियो कॉल। बाहर म्यूजिक का शोर था, इसलिए वह अंदर चला आया। मुन्ना ने फोन उठाया और मुस्कुराकर कहा, हैप्पी होली। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। गौरी के बजाय एक लड़की का चेहरा नजर आया और मुन्ना के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने फोन संभाला और देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जय था, गौरी का छोटा भाई। क्या हुआ, तुमको शौक लगा क्या? वो तुम ही हो ना जो मेरी दीदी को फोन करते रहते हो? जय ने सवाल किया, लेकिन मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, मेरी बहन ना बहुत इनोसेंट है, वो जल्दी ही किसी पर भरोसा कर लेती है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं, उसका भाई। अगर मेरी बहन का दिल तोड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जय ने मुन्ना को धमकाते हुए कहा। लेकिन मुन्ना उसकी क्यूट धमकी से डरने के बजाय मुस्कुराने लगा। जय कुछ और कह पाता इससे पहले ही गौरी ने उसके हाथ से फोन लेकर उसे चपत लगाते हुए कहा, जय के बच्चे, मेरे फोन को हाथ लगाने के लिए किसने कहा तुम्हें? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है, लो, कहकर जय भाग गया। गौरी ने फोन को सामने किया तो पाया कि मुन्ना अपनी उंगली को अपने होठों से लगाए साइड में देखते हुए मुस्कुरा रहा है। हाय, गौरी ने कहा। गौरी की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी। उसने देखा गौरी सफेद रंग के सूट में थी, बाल खुले, आंखों में गहरा काजल, गालों पर लाल रंग लगाया हुआ था। मुन्ना प्यार से गौरी को देखता रहा तो गौरी ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, हमें लगता है किसी दिन हम इनमें डूब जाएंगे, मुन्ना ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। गौरी ने सुना तो उसने अपनी सारी नाराजगी भुला दी और खुश होकर कहा, वैसे जय क्या कह रहा था तुमसे? धमका रहा था कि अगर हमने उसकी बहन का दिल तोड़ा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। मुन्ना ने हंसते हुए कहा। गौरी को मुन्ना की हंसी बड़ी प्यारी लगती थी। वह प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। हंसते हुए मुन्ना ने जैसे ही अपने बालों को ऊपर किया, उसके सर पर लगी बैंडेज
गौरी को दिख गई और उसने कहा, हे, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो हम फिसल कर गिर गए थे। मुन्ना ने झूठ कहा क्योंकि सच बोलकर वह गौरी को परेशान करना नहीं चाहता था। लगता है मेरे साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत खराब हो गई है। हा, क्या जोक मारा मैंने, है ना? गौरी अपनी बात पर खुद ही हंसते हुए कहती है। ये जोक था? मुन्ना ने सीरियस होकर पूछा। हाँ, खैर छोड़ो, अनु आंटी कहाँ है? मेरी उनसे बात करवाओ ना। गौरी ने कहा। क्यों, तुम्हें हमसे बात नहीं करनी? मुन्ना ने पूछा। करनी है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं ना, इसलिए मैं अनु आंटी से बात करने का बहाना बना रही हूं। गौरी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो हंसने लगा और कहा, पता है तुम इस दुनिया की सबसे एंटिक पीस हो। हाँ पता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गौरी ने कहा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोचते, बस तुम ऐसे ही बातें करती रहा करो, अच्छी लगती हो। मुन्ना ने प्यार से कहा और गौरी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, और तुम बहुत फनी हो, हमारे साथ रहोगी तो हमें जिंदगी भर हंसाओगी। मुन्ना ने कहा। और गौरी ने खोए हुए स्वर में कहा, और हमें लगता है कि अगर हम ऐसे ही तुमसे बात करते रहे तो हमें तुम्हारी आदत हो जाएगी। मुन्ना ने कहा तो गौरी उसकी ओर देखने लगी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। उनकी बात आगे हो पाती इससे पहले ही कृष्णा ने आकर कहा, मुन्ना भैया, वो बगल वाली दुकान से जो सामान आया है आपका, कहाँ रखे? वहां टेबल पर रख दो। मुन्ना ने कृष्णा से कहा और फिर गौरी से कहा, ठीक है, अभी हम रखते हैं, बाय। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुन्ना ने फोन जेब में रखा और टेबल पर रखे डिब्बे को आकर देखने लगा और कहा, अब देखते हैं ये लड़का कैसे नहीं मानता। मुन्ना वंश को बुलाने बाहर चला आया। उसने देखा वंश अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मस्त है। मुन्ना उसी तरफ जाने लगा। अजीत कुमार त्रिवेदी भी वहीं बगल में मुरारी के दोस्तों और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े बातें कर रहा था। वंश ने देखा मुन्ना उसकी ओर आ रहा है तो उससे बचने के लिए बस साइड से निकलने लगा। उसे बस मुन्ना को परेशान करना था और अपने पीछे घुमाना था। वंश ने साइड में निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा और ऐसा करते हुए वह त्रिवेदी साहब से टकरा गया और उनके हाथ में पकड़ा जूस उन्हीं पर गिर गया। उन्होंने वंश को गुस्से में देखा तो वंश ने भी एटीट्यूड में कहा, सॉरी। आंखें नीची करके बात करो, तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूं। त्रिवेदी ने कहा। तुम कौन हो ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कहकर वंश जाने लगा तो त्रिवेदी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही गर्मी है तुम में। वंश पलटा और त्रिवेदी का हाथ अपने कंधे से नीचे करते हुए कहा, हाँ शायद, इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे मत उलझो, वरना बाकी की जिंदगी अफसोस में कटेगी। अबे मां। त्रिवेदी ने इतना ही कहा कि वंश ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। मुरारी ने देखा तो वंश की तरफ आते हुए कहा, ए वंश, क्या कर रहे हो? छोड़ो इनको। मुन्ना ने देखा तो वह भी जल्दी से उस तरफ चला आया। त्रिवेदी आग बबूला हो चुका था, हालांकि गलती उसकी भी थी और वंश की भी। गनीमत था कि शिवम आज घर पर ही था। मुरारी आया और वंश को त्रिवेदी से दूर करके कहा, क्या कर रहे हो? जे हमारे मेहमान है। मिश्रा, संभालो अपने लड़के को, इतनी अकड़ ठीक नहीं है इसके लिए। त्रिवेदी ने वंश को घूरते हुए कहा, ए मुन्ना, इसको अंदर लेकर जाओ। मुरारी ने वहां खड़े मुन्ना से कहा। मुन्ना वंश को लेकर वहां से चला गया। मुरारी ने जैसे तैसे करके स्थिति को संभाला और वंश के बदले खुद ही त्रिवेदी से माफी मांग ली ताकि होली के रंग में कोई भंग न पड़े। मुन्ना वंश को अंदर ले आया। वंश काफी गुस्से में था।
मुन्ना ने पानी का ग्लास वंश की तरफ बढ़ाया और कहा, इसलिए कहते हैं कि गुस्सा कम करो। वंश ने पानी का ग्लास पिया और पीकर टेबल पर रख दिया। उसकी नजर टेबल पर रखे चॉकलेट के डिब्बे पर पड़ी तो उसने सामने आकर बैठ गया और एक किटकैट निकालकर खाने लगा। खाते हुए उसने मुन्ना की तरफ देखा जो कि सोफे के हत्थे पर बैठा था। उसे देखकर वंश ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 86। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए होली का ये त्योहार मुन्ना और गौरी की जिंदगी में क्या रंग खिलाने वाला है? आखिर कौन है ये अजीत कुमार त्रिवेदी? क्या वंश बना रहा है अपने गुस्से की वजह से नए दुश्मन? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।